स्वागत है आपका व्यर्थ के नए एपिसोड में। मैं विवेक। पिछली बार जब हमने हाथरस पर वीडियो बनाई थी तब हमने बोला था कि उम्मीद करते हैं कि पीड़िता को न्याय जल्द से जल्द दिलवाया जाएगा और हमें इस मुद्दे पर दोबारा बात नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और एसआईटी अपना काम कर रही है। केस का एक नया एंगल सामने आ रहा है कि प्रदर्शन के नाम पर दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही थी और इसका आरोप लगा है पीएफआई पर। और इसीलिए आज हम बात करेंगे पीएफआई पर। आखिर पीएफआई है क्या और इसका हाथरस से क्या संबंध है, तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार की ओर से कहा गया था कि हाथरस में जातीय हिंसा फैलाने के लिए बाहर से पैसा आया और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मॉरिशस से 50 करोड़ रुपया भेजा गया था और इसका सीधा सीधा आरोप लगा है पीएफआई पर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है जो अपने को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज़ उठाने वाला संगठन बताता है। संगठन की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। संगठन की शुरुआत केरल के कलिकट में हुई और इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में स्थित है। पीएफआई के चेयरमैन का नाम ओएम अब्दुल सलाम है जो केरल के बिजली विभाग में काम करते हैं। केरल राज्य बिजली बोर्ड में सीनियर असिस्टेंट के रूप में कार्यरत सलाम इस वक्त मंजूरी एसईबी सर्कल ऑफिस में तैनात हैं। सीएए एनआरसी को लेकर देश भर में फैली हिंसा में जब पीएफआई का नाम आया था तो अब्दुल सलाम के सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करने पर सवाल उठे थे। कुछ दिन पहले 4 लोग को मथुरा में गिरफ्तार किया गया था जिनके पास से कुछ लैपटॉप, मोबाइल और संदिग्ध सामान मिले हैं। इनका संबंध पीएफआई से बताया जा रहा है और ये 4 लोग दिल्ली के रास्ते हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे। हालांकि हाथरस से इनका कोई नाता नहीं है और ना ही इनके संगठन का वहाँ कोई कार्यालय है। तो सवाल लाजमी है कि ये लोग वहाँ किस मकसद से जा रहे थे। हालांकि देश में आप किसी भी जगह बिना रोक टोक के जा सकते हैं, लेकिन बिना कोई ठोस कारण हाथरस जाना समझ में नहीं आ रहा है। आज देश के 23 राज्य ऐसे हैं जहां पीएफआई का कार्यालय है और अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। बात अगर इनकी कार्य प्रणाली के संदर्भ में हो तो यह बताना हमारे लिए भी खासा दिलचस्प है कि संगठन खुद को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा का संरक्षक बताता है और मुस्लिमों के अलावा देश भर के दलितों, आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के लिए समय समय पर मोर्चा खोलता है। ऐसा नहीं है कि पीएफआई पर पहली बार कोई आरोप लगा हो। पीएफआई पर आतंकी संगठनों से संबंध रखने, किडनैपिंग, मर्डर, हथियार रखने और दंगे भड़काने के आरोप भी लगते रहे हैं। पिछले साल हुए दिल्ली दंगों में भी पीएफआई का हाथ होने की बात कही गई। बताया गया कि दंगा करवाने के लिए फंडिंग का काम पीएफआई का था और इनके द्वारा ही कार्यकर्ता भेजे गए थे। तब इस संगठन को बैन करने की मांग उठी थी। 2012 में जब इसके ऊपर आरोप लगे थे तब केरल सरकार ने ही इसका बचाव किया था और हाईकोर्ट को बताया था कि पुलिस को इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं और पीएफआई ने कमिश्नर और एसपी से पीएफआई की छवि खराब करने के एवज में 30 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी। दिल्ली दंगों पर भी अभी पूरी रिपोर्ट आना बाकी है, तो इस मुद्दे पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस खबर से कुछ सवाल बाहर आते हैं कि एक तरफ कहा जाता है कि देश की तरफ कोई बाहरी शक्ति आंख उठा के भी नहीं देख सकती और दूसरी तरफ इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाता है। यह दोनों बात आपस में मेल नहीं खाती। कहीं तो कोई खाली हिस्सा है जहां से ये चूक हुई है
यूपी पुलिस द्वारा इसके वक्त रहते ही इसको पकड़ लिया गया और दंगों को होने से रोक लिया गया। इतनी जल्दी इतनी बड़ी फंडिंग का इंतजाम कैसे हो गया? इसके पीछे किसका हाथ है? अगर पीएफआई पर इतने आरोप लगते हैं तो इसको अभी तक बैन क्यों नहीं किया गया है? पीएफआई के अध्यक्ष एक सरकारी कर्मचारी कैसे हैं? केरल सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? व्यर्थ के आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको भी लगता है कि ये सवाल पूछे जाने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपका मत इस मुद्दे को लेकर क्या है। अब इतनी देर वीडियो देख ही लिया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वो नीचे लगे लाल बटन को दबा दीजिए क्योंकि वो बिल्कुल ही मुफ्त है। हम हर दूसरे दिन नए वीडियो के साथ आते हैं तो उम्मीद करते हैं जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए व्यर्थ चैनल। धन्यवाद।